हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डिलीजेंट ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम सब साइंस का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लास 8 के लिए होने वाला है। और इसी प्रकार से हम सब डेली क्लास करेंगे प्रैक्टिस। जितना जो साइंस हमने पढ़ा दिया है ना, उतना सब हम सब करेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं हम सब। तो आज का जो पहला सवाल है, ये तो पता है सभी को कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर क्लास 8 के लिए। और ये तो पता है कि इसके द्वारा किया जा रहा है, बताने की कोई जरूरत नहीं होगा। चलिए, पहला सवाल करें। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। यस, पेन। कलर चूज कर लेता। कलर ब्लैक लेता हूँ। ओके। पहला नंबर सवाल करें कि ध्वनि का मात्रक निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन, हर्ट्ज, सेकंड या डेसिबल। ध्वनि का मात्रक निम्न में से कौन होगा? तो क्या होगा? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति का। सेकेंड किसका होता है? टाइम का। तो क्या हो जाएगा? डेसिबल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। न्यूटन बल का भी मात्रक होता है, एक भार का भी मात्रक होता है, और एक और क्या होता है? प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है। हर्ट्ज मैंने बता दिया आवृत्ति का मात्रक होता है। सेकेंड समय का भी होता है, और एक आवर्तकाल का भी मात्रक होता है। ठीक है ना? आवर्तकाल क्या होता है? तो एक चक्र लगाने में जो समय लगता है ना, उसे आवर्तकाल बोलते हैं। और आवृत्ति क्या होता है? तो एक सेकेंड में जो दोलनों की संख्या होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति। सबका मात्रक मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से कौन सा ध्वनि परास हमारे कानों के लिए हानिकारक होता है? अश्रव्य परास, श्रव्य परास, पराश्रव्य परास, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो ध्वनि परास है ना, हमारे कानों के लिए हानिकारक होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अश्रव्य परास क्या होता है? अश्रव्य परास उस परास को बोलते हैं ना, जिसे हम सब सुन नहीं सकते हैं। सुन नहीं सकते उसे अश्रव्य परास कहते हैं। और अश्रव्य परास का जो रेंज होता है ना, वो 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है ना? और श्रव्य परास क्या होता है? जिसे हम सब सुनते हैं उसे श्रव्य परास कहते हैं। और इसका रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ओके। और श्रव्य परास का रेंज 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसलिए हमारे कानों के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है ना? परास का यूज कौन करता है? जैसे चमगादड़ अपने सामने जो भी बैरियर होता है ना, उसको पता करने में इसका यूज करता है। या फिर मैं बताऊँ तो मच्छर, ये सब का यूज करता है। ठीक है ना? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, हाँ एक और बात देखिए, जो सर्व परास होता है ना, उसका यूज होता है सोनार में। सोनार साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग होता है ना, जो पानी वाला जहाज में होता है, गहराई पता करने के लिए। या फिर समुद्र में कोई भी चीज छुपा हुआ है उसको पता करने के लिए, तो वहां पे भी ये वाला परास का यूज होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर सवाल कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा गुण धातु में पाया जाता है? कौन सा गुण जो है धातु में पाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में होता है। धातुएं प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुएं क्षण भंगुर होते हैं। पारा धातु द्रव अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होता है, ये सर होता है। मैक्सिमम धातु ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये नहीं कि सबके सब धातु ठोस अवस्था में ही होता है। तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि धातु प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु जो है ना, विद्युत के कुचालक नहीं सुचालक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर तो बी भी नहीं होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। धातु क्षण भंगुर होते हैं? नहीं यार, धातु कठोर होता है, उसमें तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि पारा धातु द्रव अवस्था में होता है। राइट। पारा जो धातु है ना, द्रव अवस्था में होता है। यही स्टेटमेंट की वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। कि ऑप्शन नंबर ए करेगी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पे पारा धातु है, लेकिन फिर भी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ना होकर के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। तो आवेश जो होता है ना, वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन आवेश? तो धन आवेश
और ऋण आवेश। धन आवेश पे कौन सा आवेश होता है, तो प्लस, और ऋण आवेश पे कौन सा आवेश होता है, तो माइनस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई धातु या अगर कोई वस्तु की मैं बात करूं, अगर कोई भी चीज अगर अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो उस पे कौन सा आयन उत्पन्न होगा, तो धन आयन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी उस पे कौन सा आयन उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आयन। ठीक है ना। तो आवेश दो प्रकार का होता है। ओके, मैंने बता दिया कौन कौन। 4 नंबर सवाल करें कि निम्न में से वह कौन सा अधातु है जो प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। हम सब पढ़ रखे हैं कि धातु जो होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कुछ अधातु ऐसा है ना जो एक्सेप्शन में आ जाता है, मतलब अधातु होते हुए भी विद्युत का वो सुचालक होता है। तो कौन सा होगा, पहला नंबर ऑप्शन पारा, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा सोडियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वह अधातु जो प्राय विद्युत का सुचालक है, अधातु की बात कर रहा, तो हमको पता है कि पारा क्या है, धातु है। सोडियम भी धातु है, तो जब पारा नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, निम्न में से वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, सॉरी, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से, कोई नहीं, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। धातु में कौन, ग्रेफाइट होता है ना जो विद्युत का सुचालक होता है, पारा होगा नहीं, ब्रोमीन होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। और मैंने ग्रेफाइट के बारे में बता भी रखा, जो पेंसिल होता है ना उसका ब्लैक वाला भाग होता है वह ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना। ये ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है ना जो जो क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रवावस्था में होता है। मतलब बोलिए अगर सवाल कि वह धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो हो जाएगा पारा। लेकिन अगर सवाल कहे कि वह अधातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, परमाणु संख्या 11। सोडियम का संकेत Na इसलिए होता है क्योंकि उसका लैटिन नाम जो होता है ना वो नात्रियम होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। सोडियम को हम सब कहाँ पे रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा करके। क्यों रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा करके इसलिए रखते हैं ना, ये बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है। अगर ये इसको हम पानी में फेंक देंगे ना, मतलब अगर पानी से क्रिया कराएंगे ना, तो ये बहुत उष्माक्षेपीय भी क्रिया होता है। मतलब बहुत ज्यादा ये मात्रा में उष्मा निकालता है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा फिर। इसलिए बॉडी को ये जला देगा ना, इसलिए इसको हम किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर पे। करें 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या कहलाता है, ये मैंने सबसे पहले ही शायद इसको मैंने लिख कर दिया था। 1 सेकेंड में अगर दोलनों की संख्या बोलेगा तो वो हो जाएगा आवृत्ति। और वही बोलेगा कि अगर एक चक्कर लगाने में समय जो लगता है वो आवर्तकाल कहलाएगा। भार क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। दाब क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल, यानी अगर एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है ना वो दाब कहलाएगा। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। भार का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और दाब का मात्रक एक तो पास्कल होता है और एक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो क्षोभ मंडल होता है ना, सॉरी, जो ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ मंडल क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि धरती के ऊपर टोटल 5 मंडल है। पहला नंबर में क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, एंड पांचवा एक्सोस्फीयर वायुमंडल। तो जो भी मौसम संबंधी घटना होता है ना, जैसे बारिश का होना, बादल का होना, ये सब जो दिखाई देता है, ये बारिश का होना, ये सब कौन से मंडल से होता है, क्षोभ मंडल से होता है। समताप मंडल में जो एरोप्लेन उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में होता है। और इसी में ओजोन परत पाया जाता है। वैसे ओजोन परत समताप मंडल में भी होता है और मध्य मंडल में भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भाग होता है ना ओजोन परत का, वो समताप मंडल में होता है, इसलिए हम सब मानते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है ना। मध्य मंडल जिसमें उल्का पिंड चलता है, उल्का पिंड के बारे में मैंने बता रखा है, उल्का पिंड का निर्माण कैसे होता है। तो जो क्षुद्र ग्रह होता है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, वही ग्रह में आपस में घर्षण की वजह से जब रोटेशन होता है ना, एक दूसरे के चक्कर लगाता है सन के, तो घर्षण की वजह से क्या होता है, वहां पे जो धूलकन जमा हो जाता है ना, वही धूलकन धीरे धीरे उल्का पिंड का आकार ले लेता है। और वह उल्का पिंड
कहाँ पे कौन से मंडल में जलता है? मध्य मंडल में, उसमें आग लग जाता है। उल्का पिंड में आग क्यों लगता है? क्योंकि जब वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो उसमें इतना सारा घर्षण होता है ना, जिस जो हवा की उपस्थिति में हो, मतलब हवा के घर्षण की वजह से ना उसमें आग उत्पन्न हो जाता है, समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ा पिंड है ना, जब बड़ा पिंड रहेगा तो उसका विरोध भी बहुत बड़ा होगा। यही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी बी हो जाएगा, समताप मंडल। ये बताइए ओजोन परत, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत हमको किससे रक्षा करता है? तो जो सन से आता है ना पराबैंगनी विकिरण, उससे हमको ये क्या करता है? रक्षा करता है। क्योंकि जो पराबैंगनी विकिरण है ना, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर वो हमारे बॉडी पे पड़े ना तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। और ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, वो किसके कारण होता है? तो ये आंसर कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा, ठीक है ना। 8 नंबर सवाल कर रहा है कि क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है अरुण और वरुण, बी नंबर कर रहा है पृथ्वी और मंगल, सी नंबर मंगल और बृहस्पति, 4 नंबर मंगल और शनि। तो जो क्षुद्र ग्रह होता है ना, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। हम सभी को पता है ग्रह टोटल 8 प्रकार के होता है ना। ग्रह होता है क्या है? तो जो सन के अराउंड चक्कर लगाए ना, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, सॉरी प्लैनेट, ग्रह। और जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाए दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, उपग्रह। तो ग्रह टोटल 8 होता है। पहले 9 था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो ग्रह 8 कौन कौन है? सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, एंड आफ्टर दैट शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये टोटल 8 ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। अरुण और वरुण सबसे दूर वाला ग्रह होता है। पृथ्वी और मंगल, ये बता दिया। चलिए, नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किन दो राशि का मात्रक समान होता है? वह कौन है सा दो राशि जिसका मात्रक सेम हो? पहला ऑप्शन बल और दाब, दूसरा दाब और प्रणोद, तीसरा बल और प्रणोद, चौथा भार और दाब। तो वह दो राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक क्या हो? सेम हो। तो बल और दाब की अगर मैं बात करूँ तो हम सभी को पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल है। ये दोनों बराबर तो कतई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ये गलत हो जाएगा। दाब और प्रणोद, ये भी पता है कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये भी बराबर नहीं है। बल और प्रणोद, बल का मात्रक भी मात्रक न्यूटन होता है और प्रणोद का न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भार और दाब, तो भार का तो मात्रक न्यूटन हो जाएगा, लेकिन दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 10 नंबर सवाल करें, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो देखो, वैसे मेनली जो होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए ना, इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम सब लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9.8 भी और 10 भी। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिर गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है ना, किसी वस्तु को एक अपनी ओर आकर्षित करने के उसके पास एक क्षमता होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी कहते हैं उसे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, इसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, एक धातु का नाम बताया जो विद्युत का सुचालक है। धातु का नाम बताना है जो विद्युत का सुचालक है। लोहा, तांबा, ग्रेफाइट, इनमें से सभी। लोहा भी विद्युत का सुचालक है, तांबा भी विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा ना? नहीं, एकदम गलत है डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल सी होगा। क्यों? तो सवाल कह रहा है कि वह ग्रेफाइट, मतलब वह अधातु का नाम बताना है। लोहा तो धातु है ना, तांबा भी धातु है। अधातु का नाम बताना है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके। 12 नंबर सवाल कर रहे हैं, वह धातु का नाम बताए जिसे किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। मैं सबसे पहले बता दिया क्या होगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, द्रव्यमान संख्या 23, संकेत क्या होता है? Na। और Na क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है? नाथ्रियम। पोटासियम का संकेत क्या होता है? के होता है। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? 19 होता है। और
इसका संकेत के होता है। के क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है? कालियम। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 34। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल करें कि सौर प्रणाली की खोज किसने करा था? कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। गैलीलियो क्या चीज का खोज करा था? तो गैलीलियो खोज करा था दूरबीन का खोज करा था, ठीक है ना। न्यूटन साहब पेड़ से सेब गिरा था, तो मतलब अपना नियम दिए थे। ये तो हर एक फील्ड में भाई साहब एक्सपर्ट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो बताया था ना कि आवेश जो होता है ना वो बादल में आवेश होता है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन करें, किसने बताया कि बादल में आवेश होता है? लो भाई, मैं पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइंस्टीन कुछ नहीं भाई, ये तो बहुत कुछ दिया लेकिन जानना उतना नहीं है। न्यूटन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल करें कि निम्न में से कौन दाब का मात्रक है? न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन किसका होता है? बल का होता है, भार का होता है और प्रणोद का होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी होगा, पास्कल। दाब का एक और मात्रक मैंने बताया था, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। सो उसको भी ध्यान में रखिए। 16 नंबर सवाल यह कर रहा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? उपग्रह का मतलब ये हुआ जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा ना। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। एज लाइक सेम उसी प्रकार से कर रहा है कि वह ग्रह का नाम बताना है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो कौन सा हो जाएगा? बुध। दो ऐसा ग्रह है ना जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। मंगल के पास है, शनि के पास भी और बृहस्पति के पास भी है। एक सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गाइनामाइड, जो बृहस्पति का ग्रह उपग्रह है। मतलब सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गाइनामाइड, जो बृहस्पति का है। और सबसे छोटा मंगल का, जिसका नाम क्या है? मंगल का तो दो ही उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो मंगल का जो सबसे छोटा ग्रह है ना, डिमोस, वो पूरा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का उपग्रह टाइटन। ओके। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1984, 2000, 1912, 1911। तो 1984 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1984। आई थिंक 2-3 दिसंबर ऐसे करके हुआ था। ये भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। भोपाल कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसमें से कौन सा गैस लीक हुआ था? ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। दो क्वेश्चन मैंने दिया। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था, उसका नाम आप सबको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ओके। और वो कंपनी एक जो था ना, वो जो अमेरिका का कंपनी था, उसका नाम था कार्बाइड लिमिटेड। ऐसे करके कुछ था, नाम था। ओके ना। ये 2000 में क्या हुआ था? 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 1912 में क्या हुआ था? तो 1912 में हुआ था, बिहार अलग हुआ था ना। और 1911 में एक दिल्ली दरबार आया था, जिसकी सहायता से ही बिहार अलग हुआ था 1912 में। ओके। अगला सवाल करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए। मंगल नहीं होगा, अरुण भी नहीं होगा और वरुण भी नहीं होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। और सबसे छोटा की बात करूँ तो फिर बुध हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? मंगल, बुध, शुक्र और शनि। मैंने अभी जस्ट बताया बुध। बुध जो है सबसे छोटा है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये दो ऐसा ग्रह है ना जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ओके। लास्ट नंबर सवाल कर रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ना, वो उसका नाम क्या है? डिमोस। और किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का है। टाइटन किसका है? शनि का है। फोबोस और डिमोस ये दोनों मंगल का है। और गाइनामाइट सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बृहस्पति का है। तो बस आज के लिए इतना ही। टॉप 20 सवाल मैंने लाया था, तो 20 सवाल नहीं करा। 20 तो खाली देखने के लिए है, लेकिन मैंने और एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कुछ बता दिया। उसको एक बार आराम से केयरफुली वीडियो को देखना है, वॉइस को आराम से सुनना है और रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।